हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो एज लाइक ईटीएफ के कंटिन्यूटी में ये हमारा पार्ट 2 है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसे बोलते हैं। तो इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप डिस्क्लेमर थोड़ी देर के लिए देख लीजिए पॉज करके, फिर हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अब टाइप्स ऑफ ईटीएफ। तो टाइप्स ऑफ ईटीएफ कितने टाइप के होते हैं? तो पहला है इक्विटी ईटीएफ, मतलब कि जो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, मतलब स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है थ्रू दिस ईटीएफ। उसके बाद क्या है? सेक्टोरियल और थीमेटिक ईटीएफ। तो यहाँ पे कई बार जैसे हमने बताया कि आईटी थीम पे हमें इन्वेस्ट करना है, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें तो बैंकिंग में हमें इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए सेक्टोरियल और थीमेटिक ईटीएफ भी मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद है कमोडिटीज ईटीएफ। आपने सुना होगा जनवरी फरवरी के टाइम पे जो ईटीएफ गोल्ड सिल्वर का ईटीएफ था वो काफी पॉपुलर था। तो इस तरीके से एनर्जी का भी ईटीएफ आता है और भी अदर कमोडिटीज कंपोनेंट के ईटीएफ आते हैं। तो वो आता है कमोडिटीज ईटीएफ के अंदर में। उसके बाद ये है डेट ईटीएफ। कई लोग चाहते हैं कि नहीं हमें इक्विटी में नहीं, हमें डेट फंड में थ्रू द ईटीएफ इन्वेस्ट करना है, तो आप डेट ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कई लोग चाहते हैं कि हम अमेरिका की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें ताकि वहां का मार्केट आज के डेट में लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, और कई लोगों को लगता है कि हम अमेरिका के स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप ग्लोबल ईटीएफ के थ्रू आप अमेरिका के मार्केट में, चाइना के मार्केट में, हांगकांग के मार्केट में, कोरिया के मार्केट में, जो भी वहां पे अवेलेबल है डिफरेंट फंड हाउसेस के द्वारा, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा बना सकते हैं। बट बिना जानकारी के, बिना एडवाइजर के सजेशन के आप ये गलती नहीं करें, क्योंकि वह आपको बताएंगे कौन सा मार्केट अभी वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छा है, कौन से कंट्री के मार्केट में, कौन से ग्लोबल ईटीएफ में हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, कब वहां से एग्जिट करना चाहिए। यह अगर आप इस फील्ड से नहीं है तो आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और भी बहुत सारे ईटीएफ के टाइप होते हैं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जा करके उसे देख सकते हैं और उसे बाई कर सकते हैं, समय के साथ आप उसे सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे ईटीएफ के टाइप। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कि गोल्ड सिल्वर में जनवरी में काफी तूफानी तेजी था, तो जो लोग एडवाइजर के तहत काम किए थे कि कब खरीदना है, कब बेचना है, कई सारे लोग प्रॉफिट बुक किए। आज के डेट पे वह अपने टॉप से काफी गिरा हुआ है, काफी गिरा हुआ है। तो अभी क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम है, यह आपके एडवाइजर ही आपको बताएंगे। अगर सही टाइम है तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए कि हमें 100 यूनिट खरीदना है, तो अभी कितना यूनिट खरीदे, बाद में कितना यूनिट खरीदे, अगर थोड़ा नीचे गिर जाता है तो और कितना यूनिट ऐड करें, अगर ऊपर जाता है तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें। यह सारा चीज आपको आपके एडवाइजर ही बताएंगे। मैं आपको यहाँ पे अवेयरनेस दे रहा हूं कि हाँ ये सारे ऑप्शंस हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगले स्लाइड में क्या है, सब पॉपुलर ईटीएफ। तो थोड़ा सा हम कुछ नाम यहाँ पे आपको बता देते हैं। या फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा सजेशन नहीं है, जस्ट आपके अवेयरनेस के लिए कि कैसे हम फंड हाउस को देखेंगे, ईटीएफ को देखेंगे, उसका कोड क्या होता है, यह सारा चीज हम आपको इस स्लाइड में बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इक्विटी ईटीएफ के कुछ नाम हमने यहाँ पे लिया। निपॉन इंडिया, ये म्यूचुअल फंड में भी काफी नामी फंड हाउस है। तो फंड हाउस का नाम है निपॉन इंडिया। नेम ऑफ ईटीएफ, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20। यह ईटीएफ का नाम है, यह ईटीएफ का नाम है, लेकिन जिस कोड से जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये आपको दिखेगा, या फिर जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं, वहां पे टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा। लेकिन इसका जो कोड है, यह कोड मेन होता है निफ्टी 20 के नाम से जाना जाता है। तो आप प्लेटफॉर्म पे, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, अगर आपके पास नहीं है डीमैट अकाउंट, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी खोल सकते हैं। अदरवाइज आपकी इच्छा है, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहां पे उसके सर्च में जाएंगे, निफ्टी 20 पे जाएंगे और तब फिर वहां पे आप इसे खरीद सकते हैं।
तो यह एक एग्जांपल था। दूसरा है मीरे एसेट। सो मीरे एसेट भी फंड हाउस का नाम है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिया मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ, यहाँ पे ये दिखाता है कि मिड कैप सेगमेंट के जो टॉप 150 कंपनीज है यह फंड हाउस उसी में इन्वेस्ट करती है और इसलिए इस तरीके से इसका नाम दिया गया। तो इसका कोड क्या है, आप कैसे सर्च करेंगे? तो इसका कोड है मिड कैप ईटीएफ, मिड कैप ईटीएफ। तो इससे अब यहां पे यह कोड किसी दो फंड हाउस का सेम नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि और भी कोई कंपनी का मिड कैप का ईटीएफ होगा तो उसका कोड ये नहीं होगा, उसका कोड कुछ और डिफरेंट होगा। ये कोड यूनिक होता है हर एक स्टॉक का, हर एक ईटीएफ का, अदरवाइज एक्सचेंज कंफ्यूज कर जाएगा कि कौन सा आपने ऑर्डर प्लेस किया। तो इसीलिए यह कोड जो असाइन होता है वो हमेशा यूनिक होता है। और फिर तीसरा हमने एग्जांपल लिया HDFC AMC। तो यहाँ पे HDFC AMC के तहत आप सर्च कर सकते हैं HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। इससे मतलब है कि 250 जो टॉप नॉच कंपनी है स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर, यह फंड हाउस इसके अंदर इन्वेस्ट करती है, तो इसलिए इसका इस तरीके से नाम दिया गया। और इसका कोड क्या है? HDFC SML। मतलब एसएम का मतलब हो गया, एसएमएल का मतलब हो गया स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप की 250 कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप देखे होंगे कि इस तरीके से म्यूचुअल फंड में भी आता है मिड कैप, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज एंड मिड कैप, फिर उसके बाद स्मॉल कैप। तो वहां पे अपने लिमिटेशन है, फॉर एग्जांपल कि लास्ट के 2-3 महीने में मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म किया है, आप वहां पे रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हैं कि कई बार यह म्यूचुअल फंड को बीट कर सकता है, करता भी है। तो वहां से आप कंपेयर करके देख सकते हैं इन चीजों को। यह जरूरी भी नहीं है, हो सकता है कुछ म्यूचुअल फंड इससे बेहतर परफॉर्म कर जाए। तो वो डिपेंड करता है फंड हाउस, फंड मैनेजर और जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो बास्केट उन्होंने बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है? निपॉन इंडिया का, ये जो सेक्टोरियल थीमेटिकली हमने एग्जांपल के रूप में लिया है निपॉन इंडिया का। सो निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी। तो इसका जो कोड है ये क्या है? IT20। सो ये IT20 इसके लिए कोड है। अब इसका मतलब क्या है कि निफ्टी आईटी का मतलब हो गया कि निपॉन इंडिया जो फंड हाउस है वह आईटी के ही स्टॉक में, निफ्टी आईटी के स्टॉक में ही इन्वेस्ट करती है, इसलिए इसका नाम दिया गया इस तरीके से। इसका जो कोड होता है वो IT20 होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर में क्या है? इसके अंदर में TCS मिलेगा, इंफोसिस मिलेगा, परसिस्टेंट मिलेगा, और भी आप इसके कंपोनेंट देख सकते हैं गूगल सर्च में जाकर के। आप गूगल सर्च में डालेंगे कि IT20 के कंपोनेंट स्टॉक्स क्या क्या है, मुझे शो करो, चैट जीपीटी से पूछेंगे, वह भी आपको दिखा देगा कि कौन से स्टॉक में कितना वेटेज है और किस किस आईटी के स्टॉक में IT20 के तहत इन्वेस्ट किया जाता है या किया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा सेक्टोरियल एंड थीमेटिक ईटीएफ। तो नेक्स्ट हमने नाम लिया निपॉन इंडिया। तो निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी पीएसयू बैंक पीस। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि निपॉन इंडिया जो फंड हाउस है वो निफ्टी पीएसयू ईटीएफ, निफ्टी पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक एक होता है प्राइवेट बैंक, एक होता है गवर्नमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट बैंक को नॉर्मली पीएसयू बैंक बोलते हैं। तो ये जो निपॉन इंडिया है वो पीएसयू बैंक के अंदर ही इन्वेस्ट करती है, यहाँ पे प्राइवेट बैंक इसके कंपोनेंट में नहीं होगा। तो इसका जो कोड है वो है पीएसयू बैंक 20। तो इस तरीके से अभी तक आपने सीखा होगा कि फंड हाउस का क्या रोल है, क्यों यह ईटीएफ बेहतर है, और फिर इसके नाम क्या क्या है। आप जहां भी चाहे ईटीएफ के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, निफ्टी, आईटी, बैंक, क्रूड ऑयल, जहां करना चाहे आप उसके अकॉर्डिंगली ईटीएफ सर्च करिए। इवन एनर्जी का भी ईटीएफ है, डिफेंस का ईटीएफ है, बैंक का ईटीएफ है, आईटी का ईटीएफ है। तो आपको जिसमें करना है पहले आप उसके ईटीएफ को सर्च करिए, उससे पहले अपने एडवाइजर की सलाह लीजिए। अगर आप एडवाइजर की सलाह से आप खुद इतना पारंगत हैं तो आप भी कम से कम थोड़ा सा रिसर्च करिए, उसको स्टडी करिए और फिर थोड़े टाइम ऑब्जर्व करिए, फिर एंट्री लीजिए। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। तो अगले स्लाइड में हमारा हु कैन इन्वेस्ट इन ईटीएफ।
कई लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको यह बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरा अगर 100 रुपीज 90 रुपीज हो गया, 95 रुपीज हो गया, तो उनको लगता है ये नोशनल लॉस भी वो एक्चुअल लॉस मान लेते हैं और फिर वो परेशान होने लगते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए कि वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने कोई स्टॉक खरीदा और कल उसके कुछ नेगेटिव न्यूज आ गए, वो 20 25 30% गिर गया, 10% गिर गया, 5% गिर गया, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यह रास्ता बहुत ही सुटेबल है। या तो आपको जानना ही पड़ेगा कि यहाँ पे भी कोई गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन रिलेटिवली जो डायरेक्ट स्टॉक है उसके रिस्पेक्ट में यह कम गिरता है, कम चढ़ता है, हिसाब से चलता है और आपको अच्छे रिटर्न भी लाके देता है। तो क्या सुटेबल फॉर बिगनर्स, जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि नहीं मुझे स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपको अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो बैंक एफडी से बीट करना आसान नहीं होगा। तो कई लोग चाहते हैं कि नहीं हम स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्ट रूप से आइदर थ्रू द म्यूचुअल फंड और थ्रू द ईटीएफ और सम अदर कंपोनेंट के थ्रू वो चाहते हैं कि हम एंट्री ले और बैंक एफडी से बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाए ताकि इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो उनके लिए यह सुटेबल रास्ता है। सो सुटेबल फॉर बिगनर्स एंड इवन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स आल्सो, क्योंकि इसमें फायदा क्या है, जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी फायदा है कि वो बहुत शॉर्ट टाइम में, फॉर एग्जांपल हमें खरीदना है, मैं पर्सनल बात बता रहा हूं, तो हम 3-20 3-25 में देख लेते हैं कहां कहां पे क्या क्या खरीदना है, खरीद के छोड़ सो शॉर्टेस्ट टाइम में आप ज्यादा काम कर सकते हैं। हमें कुछ बेचना है, मॉर्निंग में मार्केट काफी अच्छा टाइम में रहता है, नॉट इन ऑल द डेज बट सम टाइम हमें बेचना है तो वहां पे अपने पोर्टफोलियो को देखे कहां पे क्या बेचना है, क्या खरीदना है, जो भी रिसप्लिंग करना है वहां पे करके निकले। तो जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है कि कुछ ऐसे हो जो हमारे पोर्टफोलियो को बचा के रखे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाए। तो इस कारण से भी वो ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या, सुटेबल फॉर एनी प्रोफेशनल। एनी प्रोफेशनल का मतलब है कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में, स्टूडेंट है, फार्मर है, जो जो भी प्रोफेशन है आपका, इस सबके लिए सुटेबल है क्योंकि रिस्क डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे रिस्क इंटेंसिफाई नहीं है। जब आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हैं तो रिस्क वहां पे इंटेंसिफाई होता है। इवन दो अगर आप एक्सपर्ट के अंडर में भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अभी आईटी के सारे स्टॉक नीचे हैं और डेली बेसिस पे खूब गिरा अपने टॉप से। मतलब ये आज के डेट में बहुत सारे ऐसे आईटी स्टॉक्स हैं जो अपने 2020-21 के लेवल पे आ गए, मतलब 5 साल पुराना। तो इसीलिए एक्सपर्ट के अंडर में काम करना ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि वह अपने न्यूज से, वो सारे न्यूज से अपडेटेड होते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूज से वो अपडेटेड होते हैं और फिर आपको वो अवेयर करते हैं कि अभी अच्छा टाइम है, आईटी में प्रॉफिट बुक कर लो ये गिरावट शुरू होने से पहले। कई लोग बोलते हैं कि ठीक है अभी एआई के कारण आईटी में इतना सारा गिरावट है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखो तो आईटी अट्रैक्टिव है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके एडवाइजर आपको बता सकते हैं ऐसा। तो आप खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आप ये समझो कि इतनी सारी आईटी की कंपनीज हैं, अगर ये बंद हो गया तो क्या होगा, कितने लोग बेरोजगार होंगे। तो बंद, मेरे हिसाब से भी सभी कंपनी बंद नहीं होंगी, बहुत सारी कंपनी रहेंगी। वो एआई के साथ अपने आप को ट्रेन करेंगी, अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगी और फिर आगे उसका इफेक्ट दिखेगा। अभी मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है कि आईटी का बिलिंग प्रोसेस, जो लोग भी आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको पता होगा कि आईटी का बिलिंग कैसे होता है। तो वहां पे जो इन्वेस्टर्स है, जो मार्केट के लोग हैं, वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है उनके बैलेंस शीट को लेकर के, उनके ऑर्डर बुक को लेकर के कि एआई का कितना इंपैक्ट आएगा, वो क्या आएगा फ्यूचर में आपको भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ईटीएफ कंपोनेंट है ये सारे टाइप के प्रोफेशनल्स के लिए सुटेबल है। सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सोचो कि एक स्टूडेंट्स के पास में लिमिटेड पैसा होता है, उसे अपने पेरेंट्स से लेना पड़ता है या फिर थोड़े बहुत पार्ट टाइम मेहनत करके वो अपना पैसा बनाते हैं। तो उनको भी पैसा से पैसा बनाना अभी से थोड़े थोड़े करके सीखना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल आप वीक का 100 रुपीज सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप महीने का 1000 रुपये कर सकते हैं। लेकिन आप जो सीखेंगे अभी, वह जब आपकी मोटी अर्निंग होगी तो उस समय में आप फुल ट्रेन रहेंगे कि हमें अपने पैसा को कैसे बढ़ाना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस एडवाइजर के अंडर इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए ये क्या है, सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके, इवन आप पेपर ट्रेडिंग करके ये सारे इन्वेस्टमेंट को सीख सकते हैं। और जब समय आएगा तो फिर आपके पास नॉलेज अच्छा खासा होगा और फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बिना देर किए समय से मोटी रकम के साथ भी शुरू कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 100 रुपए है, 500 रुपए है, 1000 रुपए है, आप उतने से भी शुरुआत करके चीजों को सीख सकते हैं। क्योंकि सब हमेशा थ्योरी पढ़ना काबिलियत नहीं है। थोड़े पैसे लगा करके आप लैब करेंगे मतलब कि जब आप वहां पे खरीदेंगे ईटीएफ, जब वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आप जब उसके चार्ट पैटर्न को, उसके मूवमेंट को डेली बेसिस पे स्टडी करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें आगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज आप ट्रेनिंग भी लेकर के कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर दोज हु फियर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। मैं शुरू से यही बात कर रहा हूं कि कई बार अभी आप देखिए होता क्या है नॉर्मली कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास पुख्ता जानकारी नहीं होता है, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास बहुत सारा नॉलेज नहीं होता है। उनको नॉलेज मिलता है सोशल मीडिया से, अपने दोस्तों से, अपने ऑफिस से, और इस कारण से वो जो छोटे प्राइस का स्टॉक होता है वहां पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और फिर उसके बाद वो छोटे प्राइस का स्टॉक कई बार इस तरीके से टूटते हैं कि उनका मार्केट से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए यहां पे दिया है सुटेबल फॉर दोज हु फियर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। और करना भी नहीं चाहिए, नए लोगों को डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे यह एक आसान जरिया है मार्केट से रिलेट करने का, अपने आप को, इन्फ्लेशन को बीट करने का और अपने प्रॉफिट को बेहतर करने का। तो जिनको डायरेक्ट स्टॉक खरीदने से डर लगता है या फिर जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे, मिनट टू मिनट पोर्टफोलियो को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जिनके पास उतना टाइम नहीं है उनके लिए भी यह सुटेबल कंपोनेंट है। तो जिनको भी डर लगता है, डर लगना चाहिए, स्टॉक मार्केट से डर लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। कई बार आपको दिखेगा एक एक स्टॉक जब टूटते हैं। अब देखो रिसेंटली अगर आप आजकल में देखेंगे तो एक कंपनी का नाम है हिटाची एनर्जी, और वह 40,000 से 2 से 3 दिनों में 30,000 पे आ गई। तो सोचो कि जो 40,000 पे खरीदे वो तो फंसा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको यह पता होना चाहिए कब हमें एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कहां पे जाना है। यह जो हिटाची का नाम बता रहा हूं ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसके पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कोरोना के टाइम पे बहुत 2 डिजिट का था, शायद 15, 20, 25 रुपए का था। जब आप उसको वहां पे स्टडी करेंगे तो पता चलेगा वो 15-20 रुपए का स्टॉक 40,000 तक पहुंच गए। क्या आपके पास में है तो कमेंट करिए। तो मेरा कहने का सेंस है कि आप, इवन जो एडवाइजर होते हैं उनको भी इतना नहीं पता होता है कि 40,000 पे चला जाए। अगर उनको भी पता होता है ना तो सारा दुनिया का पैसा उन्हीं के पास में आता, वो इसी में डाल देते। तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल को एनालाइज करते हैं, और उसके बेसिस पे वह आपको बताते हैं कि कैसे कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे और रीजनेबल अच्छा रिटर्न भी आपको मिल सके। तो इसीलिए ये सुटेबल है फॉर दोज हु फियर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। आप पहले इससे तो एक्सपीरियंस लो, जब आप इससे एक्सपीरियंस लेंगे तो फिर धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि हाँ हमें डायरेक्ट स्टॉक में कैसे करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि आईटी में पूरा गिरावट है। अब देखो जितना भी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सबके सब अपने टॉप से अच्छा खासा गिरा पड़ा है। लेकिन वहीं पे एक स्टॉक है जो यूएस की कंपनी है, ओरेकल फिनांस। अब ये ओरेकल फिनांस यह भी आईटी के सेगमेंट में आता है और अच्छा खासा गिरा था वॉर के टाइम पे।
वॉर के टाइम पे नियरली 6,500 या 6,500 टू 700 के बीच में बॉटम बना है। आज के डेट में वो 11,000 के ऊपर चल रहा है। या कौन बताएगा आपको कि वहां पे एंट्री लेना चाहिए कि नहीं? वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी है वर्ल्ड का, अच्छी कंपनी है, अच्छी फिनेंशियल है, लेकिन कहां पे एंट्री करना है, कब एंट्री करना है, यह आपको एडवाइजर ही बता सकते हैं। या फिर अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं, आप खुद चार्ट एनालिसिस समझते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस समझते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आपको ये सारा चीज पता है कि किनके लिए सूटेबल है। डिस्क्लेमर है बिफोर टेकिंग, मैं एक बार फिर से डिस्क्लेमर, क्योंकि मैं इतनी बार डिस्क्लेमर इसलिए देता हूं, इतने बार बार इसलिए बोलता हूं, क्योंकि आपका पैसा बहुत मेहनत का है। लालच में आके गलत कदम ना उठा ले, ताकि आपका कैपिटल भी खराब हो जाए। तो इसलिए मैं फिर से यहाँ आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बिफोर टेकिंग एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट, टेक द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ये मैं पूरे वीडियो में बार बार दोहरा रहा हूं। तो अब देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस ऑफ ईटीएफ। बहुत सारे बातें तो मैं पहले भी बता चुका हूं। ईटीएफ आर फ्लेक्सिबल, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको जिस सेगमेंट में खरीदना है, आपको 2% का रिटर्न चाहिए, 5% चाहिए, 10% चाहिए, आपको क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म में चाहिए, लॉन्ग टर्म में चाहिए, मीडियम टर्म में चाहिए, आप किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कब आपको बेचना है, कब आपको खरीदना है, ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी ईटीएफ में है। इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, जैसा कि हमने आपको बताया कि इतना आसान नहीं होता म्यूचुअल फंड के लिए कि लास्ट के 6 महीने में, 3 महीने में 30%, 40%, 50% का प्रॉफिट जनरेट करे। लेकिन यहाँ पे इसकी एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हर एक ईटीएफ आपको 30, 40, 50% का रिटर्न देगा या सारे म्यूचुअल फंड को बीट करेगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपको समझ बूझ के साथ अगर आप इसमें काम करेंगे तो आपके लिए यह कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। और इट्स डाइवर्सिफाइड, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ईटीएफ के अंदर सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये बास्केट में, मतलब ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। अगर आपने इक्विटी का लिया तो इक्विटी में होगा, डेट का लिया डेट में होगा, आपने सेक्टोरियल या थीमेटिक ईटीएफ लिया तो उसमें होगा, अगर आपने ग्लोबल ईटीएफ लिया तो बाहर के कंपनी में, बाहर के देशों के कंपनी में वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा, तो उससे भी आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। सो इट्स वेल डाइवर्सिफाइड, बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड, जैसा कि हमने आपको शुरू से बताते आ रहा कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा होता है कंपेयर टू डायरेक्ट स्टॉक। क्योंकि यहाँ पे कई लोग जो मिड एज में होते हैं या फिर जो ओल्ड एज में होते हैं, उनको ज्यादा रिस्क पसंद नहीं होता है, तो उनको एक रीजनेबल रिस्क और रीजनेबल रिटर्न दोनों चीज चाहिए। तो उनके लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ईटीएफ चूजे, आप कौन से ईटीएफ खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी अपने आईटी के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो और 10%, 20%, 30% गिर गया, तो फिर आप बोलेंगे कि ये क्या। तो इसीलिए क्या करना है, नहीं करना है, वह खुद डायरेक्ट बिना जानकारी के आप डिसीजन मत लीजिए, आप एडवाइजर के अंडर में डिसीजन लीजिए, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। वहां पे भी रिस्क हमेशा रहेगा, जब भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जब भी स्टॉक मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपने देखा भी होगा कि ये फ्लैट नहीं चलता है या स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, या जिगजैग 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 इस तरीके से चलता है। क्योंकि फ्लैट का मतलब क्या है, आप अगर ईसीजी ग्राफ देखेंगे, किसी आदमी के हार्ट बीट अगर फ्लैट हो गया, मतलब वह आदमी है ही नहीं। सो इसीलिए फ्लक्चुएशन इस मार्केट का खूबसूरती है। और इसी के कारण से, जैसे किसी ने यहां पे खरीदा, यहां पे बेचा, प्रॉफिट बढ़ा, किसी ने यहां पे लिया, फंसा। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, आप कहां पे एंट्री ले रहे हैं, कहां पे एग्जिट ले रहे हैं, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, ये सारा चीज मायने रखता है। और जब आप काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 आपको सारी चीज समझ में आने लगेंगे और आपको आदत सी पड़ जाएगी, या फ्लक्चुएशन का आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। अगर ये फ्लैट हो गया इस तरीके से, तो समझिए मार्केट अब मार्केट नहीं रह गया, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसलिए फ्लैट नहीं हो सकता। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगा। अगर आपको वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, तो जहां पे फिक्स रिटर्न मिलता है, एट लाइक बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड अदर कंपोनेंट, आप वहां पे इन्वेस्ट करके चैन की जिंदगी जी सकते हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ रह सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने देखे कि एडवांटेजेस ऑफ ईटीएफ ओवर द म्यूचुअल फंड, ओवर द डायरेक्ट स्टॉक, और आपको अब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ यार हमें क्या करना चाहिए, और इससे ज्यादा आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक जागरूकता आ गई होगी कि हाँ देखता हूं कि ये है क्या, कैसे होता है। तो हमने अपने कोशिश करके बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे बताई। हमें उम्मीद है कि आपको सब पसंद भी आया होगा, आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो इसी के साथ अब विदा लेने का टाइम है। तो अभी के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।